ओके, सुनो सुनो सुनो। अब हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं। जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये कौन सा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जस्ट इनिशिएट कर दिया तो अपने आप होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर्स विद द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे फ्रिज। फ्रिज में अगर मुझे कूल करना है तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी तक कूलिंग करेगा, है ना? मतलब ये क्या कर रहा है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, राइट ना? ऐसा होता है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो हमें मुझे क्या चाहिए? पंप चाहिए, मशीन चाहिए। तो मुझे वहां पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देना पड़ेगा। तो प्रोसेस विच हैज अ न्यूट्रल नेचुरल टेंडेंसी टू अकर in a particular direction either on its own after the proper initiation under the given condition. All natural process are what? Irreversible, spontaneous, right ना? नेचुरल प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? जिसको हम लोग बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, लिखिए इसको। सॉरी, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस दिख रहा है ना? हाँ, अब नहीं बोलूंगा। आप मुझे पूछ रहे हो सर? नहीं नहीं, स्पॉन्टेनियस जो खुद से होता है अपने आप, जस्ट इनिशिएट कर दिया तो अपने आप हो जाएगा। जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अपने आप गिरेगा, राइट? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, these are spontaneous process. मैंने कल तूने ऑनलाइन ज्वाइन किया था ना, फिर चली गई क्यों? तू क्यों ले रही है लेक्चर 12th का? अचानक से क्या होगा तुम्हें? बोला पूछा। हम्म। हाँ, क्या? बोलो क्या डाउट था? कौन से बुक का है? सारा दिन नरेंद्र अवस्थी में केवल पढ़ लिखा है।
लिखा है अभी रिलेशन जो भी लेके आओ देखेंगे। तुम लोग को बोला है ना पहले डाउट जो है उसका पिक लो और भेज दिया करो इमीडिएट। ठीक है, एक उसका पिक लो, 2-3 क्वेश्चन का भेज दो, तो मैं आराम से एक्सप्लेन करके जब भी टाइम मिलेगा 1-2 दिन में ना भेज दूंगा। ठीक है, साथ में वो भी चलता रहेगा, उसके लिए रुकने का नहीं। हो गया बेटा? मिल नहीं, क्या हो गया, आज क्यों नहीं आई? मेरे को बुखार आया है। और क्यों बुखार आ गया? वो दिया लेके आ, दौड़ी क्या तू? अरे यार क्या है। क्या हो गया, क्या हो गया, बुखार क्यों आ गया? बुखार आया है, वायरल फीवर। बाबा रामदेव का काढ़ा पिया करो। किसका? बाबा रामदेव का। नहीं, आई एम फाइन। मेरे को नहीं पीना वो। दबाना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं। हितांशी आप क्यों नहीं आए? सर मेरे को वैसे वहां से 11 बजे निकल जाना पड़ता, तो फिर हाफ 1 आवर के लिए आती हूँ मैं। हम्म, आज क्योंकि कॉलेज है ना। चलो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, इसको लिखो। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल स्पॉन्टेनियस के फ्लो है ना। शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसा पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो कितने मिनट के लिए जा रही है तुम? नए साल में आओगे? मुझे भी जाना है, लेकिन मैं पूरा फंस गया उधर से। ये हरदेव कहाँ रह गया, आता नहीं अभी? और वो लड़का नहीं आता, एकदम ही नहीं आ रहा है तो। और प्रिशा नहीं आती मेरे लिए तो। हो गया बेटा, आगे चले। चलिए। वाह। हो गया। मैंने बोला शॉर्ट में लिखो, तो एग्जाम्पल ही शॉर्ट कर दी, 3 ही लिखी। अच्छा, गुड। आपने लिखा? चले गए। हो गया। इसके न्यूमेरिकल भी करने अपने को नॉलेज यूनिवर्सिटी से था। चले गए।
यस, क्या लिखा है? इवापोरेशन, इवापोरेशन। हाँ, क्या था? आप जब कहिए अभी खत्म कर दो। चला गए। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस। सुनो, तो मुझे भी नहीं दिखा, तुमको क्या दिखेगा? अब देखो यहाँ पे, हाँ, स्टार्ट करना, अभी पानी अपने आप नहीं गिरेगा, एक बार स्टार्ट कर दे तो गिरना शुरू हो जाएगा, राइट ना? हाँ, मैं ऐसे ही देखिए, एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड इनिशिएशन। जैसे अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बट जलाना तो पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, समझा ना? ऐसे बर्निंग ऑफ मीथेन स्पॉन्टेनियस है, बट वी हैव टू इनिशिएट इट, लाइटिंग करना पड़ेगा, राइट ना? Lighting of candle, these are the example of what? Spontaneous process, but we required initiation. Now criteria for the process of spontaneous, कौन सा process spontaneous होगा? ठीक है, तो दो पैरामीटर है, पूरी स्टोरी समझो यहाँ पे, पूरी स्टोरी समझो, मैं समझाता हूँ, समझो समझो। यहाँ पे देखो, अरे सुनो, क्राइटेरिया फॉर अ स्पॉन्टेनियस टू प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। जैसे पहला एनर्जी के बेसिस पे देखा गया, राइट? किसके बेसिस पे? एनर्जी के बेसिस पे। एक सेकेंड।
मैं बता रहा था स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सुनो जरा सा। तो साइंटिस्टों को ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम इन द सेंस, ये समस्या थी कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे पहचानेंगे वो, है ना। तो उन्होंने एनर्जी के बेसिस पे देखा। जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ न्यूट्रलाइजेशन, मैंने लिया यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे KOH ले लिया एक्वस, और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने HNO3 से। दिस इज आल्सो एक्वस। अब जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे ये फॉर्म करेगा KNO3 प्लस H2O। This one is what base and this is what acid. Acid base combined from the salt and water. This is called what? Neutralization. ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मिलकर के सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, राइट है ना। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो उसमें से हीट इवॉल्व करता है। डेल्टा एच जो आता है वो निगेटिव आता है 57.3 किलो जूल पर मोल। ये इसका वैल्यू है। इट मींस दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बताया था लास्ट टाइम डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, तभी तो ये निकला ना। और आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज चाहता है स्टेबल होना, है ना, स्टेबल होना चाहता है, उसीलिए सारा काम होता है। अब हमें पता है कि अगर जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये दोनों को जब मिक्स किया गया, जिसकी एनर्जी ज्यादा है ये इमीडिएट अपने आप रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सॉल्ट और वाटर, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेस स्टेबल से क्या जा रहे हैं, मोर स्टेबल की तरफ, आफ्टर रिलीजिंग द एनर्जी, राइट है। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ओके इट्स गुड, सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट दिया, एक साइंटिस्ट ने सोचा अच्छा दे तो दिया, तुरंत गया दूसरे साइंटिस्ट जिसने दिया था उसके घर पे गया, उसके फ्रिज से आइस निकाला, उसके टेबल पे रख दिया। अब ये धीरे 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 पिघल गया, और पिघल गया और सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और आइस सॉलिड से लिक्विड हुआ तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक हो गया, है ना। लेकिन हुआ तो अपने आप, ये भी तो स्पॉन्टेनियस हुआ। इसका मतलब दोनों ने मिलकर फिर ये कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ एनर्जी ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है स्पॉन्टेनिटी को फाइंड आउट करने का, कुछ और पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम स्पॉन्टेनिटी निकाल सकते हैं, और वो पैरामीटर आ गया क्या, एंट्रोपी। व्हाट इज दिस एंट्रोपी? एंट्रोपी इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस मींस व्हाट, जैसे अगर मैंने आइस लिया तो आइस के पार्टिकल्स आपस में क्या है, कंजस्टेड है, पैक्ड है, एकदम रेगुलरली अरेंज्ड है। मतलब इसके अंदर जो रैंडमनेस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। बट इसको जैसे ही हीट दिया मैंने, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। और हीट अगर मैंने दे दिया तो ये क्या हो गया, रैंडमनेस मैक्सिमम हो गया, राइट है ना। तो हर एक सब्सटेंस चाहता है कि वो क्या हो, फ्री रहे। आप भी चाहते हो ना कि आपके अंदर डिसिप्लिन ना हो, रैंडमनेस होना चाहता है हर एक इंसान, जो चाहे वो करे, है ना। सो मतलब ये हो गया कि अगर प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कुछ चाहेगा, रैंडमनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट ना। तो एंट्रोपी जो होती है ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जो डिसऑर्डर को बताता है, राइट ना। तो अगर मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब क्या हो गया कि मैंने आइस से लिक्विड बना दिया, ये फाइनल एंट्रोपी हो गया और ये इनिशियल हो गया। तो फाइनल की एंट्रोपी ज्यादा है, इनिशियल की एंट्रोपी कम है, तो डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, राइट है। लेकिन अगर डेल्टा एस की वैल्यू मेरी निगेटिव आ रही है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू मेरी जीरो आ गई तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।
इक्विलिब्रियम, राइट ना। बट यहां पे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, राइट। यहां पे कंट्रोवर्सी ये हो गई कि हमें जो स्पॉन्टेनिटी देखनी है वो सिर्फ सिस्टम की नहीं देखनी है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की देखनी है। बहुत जबरदस्त चीज है, जरा ध्यान से समझो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई सिस्टम में सब्सटेंस रखा और इसके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें से हीट निकली, तो अगर इसमें से हीट निकला तो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को भी तो क्या करेगा, रैंडमनेस बढ़ाएगा, राइट है ना। तो कुछ प्रोसेस ऐसे थे जिसकी एंट्रोपी कम होने पे भी वो स्पॉन्टेनियस थे। तो साइंटिस्टों ने यहाँ पे एक नया लॉ निकाला जिसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सेकेंड लॉ क्या हो गया, सेकेंड लॉ के हिसाब से टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, राइट ना, शुड बी ग्रेटर देन total entropy. This is the what, entropy of the system plus entropy of the surrounding. दोनों की एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, then process is what is spontaneous, not only system, it should be what, system plus surrounding. Are you getting my point? बोलो। टोटल सराउंडिंग, तो सॉरी टोटल एंट्रोपी। अभी भी साइंटिस्टों को एक प्रॉब्लम था, अभी भी परफेक्शन नहीं आ रहा था। सराउंडिंग के एंट्रोपी को लेके ज्यादा वो लोग वरीड थे कि ये सराउंडिंग एंट्रोपी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे पूरा कैलकुलेट करेंगे। इट इज डिफिकल्ट, है ना। एक रस्सी में बम लेके फोड़ दिया, अब सराउंडिंग में कहां तक गया पार्टिकल, कहां तक उसने रैंडमनेस बढ़ाया, कैसे पता चलेगा। इट इज डिफिकल्ट। तो इस सराउंडिंग के एंट्रोपी को हटाने के लिए एक नई एनर्जी का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गिब्स एनर्जी, और उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स ने एक फॉर्मूला दिया, G इज इक्वल टू H माइनस टी इंटू एस। अब इसमें तीनों चीजें आ गई, एंथैल्पी भी आ गया, एंट्रोपी भी आ गया और गिब्स एनर्जी भी आ गई। अब ये मिल करके परफेक्शन में बता दिया कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। पूरी स्टोरी इसी की है। मेरी बात समझ में आई आपको? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस। जैसे जितना जिगजैग, जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, क्लास में कोई टीचर लेक्चर ले रहा है, सारे बच्चे सिस्टमेटिकली बैठे हैं, थोड़ा बहुत हिल रहे होंगे, रैंडमनेस कम है। बट जैसे ही ब्रेक हुआ, टीचर बाहर गया, रैंडमनेस मैक्सिमम। कोई कहीं कूद के पहुंच गया, कोई कहीं किसी के ऊपर पहुंच गया, कोई किसी को मार रहा है, दैट इज व्हाट रैंडमनेस मैक्सिमम हो गया, राइट है ना। रेगुलरली अरेंज्ड है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज व्हाट रैंडमनेस लेस, एंट्रोपी लेस। रैंडमनेस ज्यादा हो गया, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गया, एंट्रोपी माइंड। अब इसको सिस्टमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ देखेंगे। चीजें आई समझ में? बोलो ना हाँ। एक्वस, मुझे उसमें मजा नहीं आता, एक झटके में चला जाता है, इसमें देखता हूँ किसको देना है, किसको भगाना है, किसको, समझा लड़की। सुनो, दास्तान सुनो। डेल्टा एच इज इक्वल टू 57 माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन, राइट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पूरा लिखो। देखो पहले सुनो ना मेरी बात, ये क्राइटेरिया लिख दिया ना, टेंडेंसी टू अटेन द मिनिमम एनर्जी, राइट ना, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एनर्जी फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रैंडमनेस। दोनों फैक्टर हो गया ना। तो पहला ये वाला फैक्टर डालो, हेडिंग डालो ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या डालोगे, हेडिंग क्या डालोगे, पहला ऐसे डालो, रुको ना, हम लोग डालते हैं सर, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। लिख दिया।
अब यहाँ पे लिखेंगे, ये एग्जांपल बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस, बट नीचे देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ ऐसे लिखेंगे ना, सुनो ना, यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड और यहाँ पे लिखेंगे हीट और यहाँ पे क्या देंगे H2O लिक्विड, राइट ना, बोलो। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज व्हाट, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल होता है इसका। इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक। कैसा हो गया ये, एंडोथर्मिक बट स्पॉन्टेनियस। गेटिंग माय पॉइंट। अरे 0 से ज्यादा डिग्री से टेम्परेचर पे हमेशा स्पॉन्टेनियसली मेल्ट हो जाएगा ना, ये स्पॉन्टेनियस हो गया, बोलो तो हाँ। हाँ, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट ना। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे therefore energy not a single parameter to find the spontaneity of process, clear। सर क्या लास्ट लाइन रिपीट करो ना। हाँ, energy is not a single parameter, या energy is not a only parameter to find the spontaneity of process, some another parameter involved, that is what, entropy, then we introduce the entropy, समझा। 6.01 किलो जूल एंडोथर्मिक, डेल्टा H इक्वल टू प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। स्टेटमेंट लिखो, ये लिखोगे ना, इट इज एंडोथर्मिक बट स्पॉन्टेनियस। स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर एनर्जी is not a parameter, single parameter to find the spontaneity of process. Some another factor involved. Some another factor involved. ठीक है, लाइक एंट्रोपी। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंट्रोपी। पूरी स्टोरी समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, बोलो। हाँ, अब एंट्रोपी लिखेंगे, एंट्रोपी फैक्टर, एंट्रोपी को डेफिनेशन, एंट्रोपी की बातें, एंट्रोपी एंट्रोपी करेंगे। हाँ, ये एंट्रोपी है। सर वो पैरामीटर लिखने के बाद एंट्रोपी वाला लिखना है ना। हाँ, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू, क्या लिखा है, मेजर्ड डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, randomness or disorderness of the system is called as entropy. Measure degree of randomness or disorderness. Yes, entropy S is directly proportional to randomness or disorderness. यानी 11 बजे उठा, कब जाएगी, 12 बजे, गुड, मुझे भी लेके चलना।
आगे चले। हाँ हाँ हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? यहाँ पे लिखा है मोर इज रैंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी। यहाँ पे लिखो द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, राइट ना, इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर टू द टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, इज इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी। पूरा पढ़ लिया। तो जा रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखो मैं पढ़ रहा हूँ। द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड by the system in isothermal and reversible manner to the temperature at which heat is absorbed is equal to the change in entropy. Delta S is equal to Q reverse upon T. अब ये क्या है? ये क्या है ये मैं समझाता हूँ, समझेगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम को अगर मैं बाहर से हीट दे रहा हूं तो अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अगर मैं हीट बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बट यहाँ पे लिखा है डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब क्या हो गया? पहले तो ये जो रिवर्स लिखा है इसका मतलब समझ लो आप। रिवर्स का मतलब हो गया बहुत स्मॉल चेंज, इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट। मैंने बताया था आपको, है ना? बोलो, ये क्यों इनवर्सली है, ये क्यों डायरेक्टली है, जरा से कहानी समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आप अगर लाइब्रेरी में बैठे हो और लाइब्रेरी में बैठ करके सपोज स्टडी कर रहे हो, पेन ड्रॉप साइलेंस और पेन गिरेगा या आपको सपोज ठीक आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि कुछ तो हुआ। लेकिन अगर यही प्रोसेस सपोज भाजी मार्केट में या फिर रेलवे स्टेशन पे हो रहा है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ, राइट? इसका मतलब क्या है, जरा समझो इस बात को। अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है और सपोज सिस्टम में मैंने वाटर ले लिया और वाटर का टेम्परेचर इस समय क्या है, बहुत कम है, लोअर टेम्परेचर है ना? अगर लो टेम्परेचर पे मैं क्यू बहुत कम अमाउंट में दे रहा हूं, क्यू रिवर्स, राइट ना, तो इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट तो करेगा। बोलो, इसका रैंडमनेस होगा, चेंजेस। लेकिन 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 अगर मेरा इस वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस है और इसमें मैं क्यू रिवर्स दूंगा तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो क्यू इज इफेक्टिव फॉर द इंक्रीजिंग इन एंट्रोपी एट लो टेम्परेचर। मीनिंग ऑफ दिस, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट है ना? चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्स। मींस व्हाट? Q amount of heat given to the system which is responsible to change in entropy at the low temperature, not at the high temperature. That's what is inversely. Understood? बोलो ना हाँ। इसलिए Q रिवर्स दिया है, heat absorbed by the system in a reversible manner. Always remember at the temperature T. तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन, अदरवाइज कैलोरी पर केल्विन। अंडरस्टूड? बोलो या रिवर्सल होता है ना, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में बहुत डिफरेंस कम है। हाँ, बहुत कम हीट दे रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे तो वो इफेक्टिव होगा रैंडमनेस के लिए, राइट है ना? जैसे वाटर कैसा है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है मान, और बहुत कम अमाउंट में मैंने हीट दिया रिवर्सिबल, तो वो रैंडमनेस थोड़ा बढ़ा देगा। लेकिन ऑलरेडी वाटर अगर 100 पे बॉयल हो रहा है, उसमें मैं थोड़ा हीट दूंगा तो उसके रैंडमनेस में कोई इफेक्ट नहीं है। समझा कहानी? वाह, समझा डाला तो लाइफ। लिख, कुछ नहीं लिख रही आलसी लड़की। मारो। हाँ,
एट द टेम्परेचर T, और यूनिट दिया है इसका। अरे सब जा रहा है। क्या बात है, गुड। बस अब पूरी चीजें देखो आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे अच्छे से। सुनो, क्या है यहाँ पे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अगर फाइनल की एंट्रोपी ज्यादा इनिशियल की कम है तो डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर फाइनल की कम है इनिशियल की ज्यादा तो डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो और बताओ मुझे क्या हो रहा है इसमें। एक कहानी, हाँ हाँ, दोनों का एग्जाम्पल बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव H2O लिक्विड, और मैंने अगर दिया H2 गैस कन्वर्ट इनटू द 2H गैस, मैंने अगर दिया H2O लिक्विड टू H2O गैस, अब बताओ तीनों में डेल्टा एस का क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, ये लिक्विड और ये क्या है, गैस है, और ये एंट्रोपी क्या है, फाइनल, ये क्या है, इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा ना, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, राइट ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी गैस, ये भी गैस है, दोनों गैस होंगे तो नंबर ऑफ मोल देखना पड़ेगा। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका रैंडमनेस ज्यादा होगा। ये ज्यादा ये कम है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव। और ये क्या आ जाएगा, लिक्विड से गैस पॉजिटिव, कैसा नेगेटिव। समझ में आया ना। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, स्टेट फंक्शन होता है, चेंज इन द केमिकल रिएक्शन, डेल्टा इज टोटल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाता है, राइट ना। अब यहाँ पे मजा आता है जब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस डेल्टा एस क्यू रिवर्स अपॉन टी। तो डेल्टा एस एन सी वी एल एन, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, T2 अपॉन T1, है ना, प्लस एन आर टी V2 अपॉन V1। पहले वाली कहानी थी, उसमें हमने मर्ज कर दिया, राइट ना। हाँ, क्योंकि है ना वहां पे Q अपॉन T, है ना। आई एम सॉरी। गोल्ड फ्लैश, कहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखा है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, यस। और अगर प्रेशर हो गया तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2, दैट्स ऑल। अगर मेरे पास टेम्परेचर आइसोथर्मल हो गया, T2 इक्वल टू T1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एनआर ln V2 upon V1, अदरवाइज V1 upon V2, दैट्स ऑल। क्या बात है आप लोग।
अलग अलग। हाँ। अरे लाहौल बिला ऊपर प्लस है ना। हाँ वो जीरो हो जाएगा ना। तो एन आर एल एन V2 अपन V1 आ जाएगा, और प्रेशर के लिए क्या आ जाएगा P2 P1 अपन P2। फॉर आइसोथर्मल, इसको याद रखना पड़ेगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट ना। सर टेम्परेचर सेम है तो फिर एनसीवी का क्या होगा? अच्छा LN1 पूरा जीरो हो किया। जाएगा ना। हेलो। गुड। चले आगे बच्चों। हे भगवान, आजा या बुला ले। फील कर रहा है, जाके कुछ खेल लो। पसीने सर हाँ। मेरे को कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा, लीव करूँ? हाँ जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग दिस। टिक 2 81, टिक 2 81। कौन बचा? मैं और पिल्ले। पिल्ले भूख लगी है। क्या बोल रही? गिर गए? इतना फ्लेक्सिबल होकर क्या फायदा उसमें। पूरे बच्चों दिखा ना? आगे चले। अब देखो, अगर एल एन की वैल्यू हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.303 एन आर लॉग 2 V2/V1। मैक्सिमम वर्क वाला आ गया ना। वर्क नहीं है ना कि प्रोसेस में कैसा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है, हम लोग वर्क के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, एंट्रोपी के फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं ना। मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज, मिनिमम एंट्रोपी चेंज, वर्क के लिए नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। सिर्फ हमें दे देंगे तो क्या फायदा, दूसरों को समझा ही नहीं पाऊंगा। सबको दीजिए ना। चले आगे बेटा। चले आगे।
बोलो ना हाँ। सुनो, ये हो गया बेटा, आगे चले। वाह, अब देखो यहाँ पे, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो क्या होगा, V2 इक्वल टू V1 हो गया, तब वहां पे वो जीरो हो जाएगा और ये मिल जाएगा अपने को, है ना। बोलो ना हाँ। V1 इज V2 इक्वल टू V1, तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, सो प्रोसेस इज ऑलवेज नोन एज व्हाट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपी। हाँ, फैक्टर ऑफ एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एन जी अगर ज्यादा है तो डेल्टा एस भी ज्यादा होगा, डेल्टा एन जी कम है तो डेल्टा एस भी कम होगा। फिजिकल स्टेट पता है ना, गैस का सबसे ज्यादा होगा एंट्रोपी, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, दिख रहा है ना। On increasing the gaseous molecule entropy increases, on increasing the temperature S will increase। समझ में आ रहा है कुछ। दिख ही नहीं रहा, क्या बोल रहे हो, क्या। ऐसा एंट्रोपी का डेफिनेशन बताया गया था उस समय, एट लो टेम्परेचर इफेक्टिव और हाई टेम्परेचर नॉट। अगर हम बाहर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना। मैं हीट और टेम्परेचर का रिलेशन बता रहा था। एन जी, गैस, हाँ, गैसेस मॉलिक्यूल। यहाँ पे डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट डेल्टा इज पॉजिटिव। ये बेटा,
ठीक है। अब देखो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड तो बेटा यहाँ पे ये अलग अलग फेज ट्रांजिशन के लिए अलग अलग फार्मूला दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है ना, एफ, एफ एफ, फ्यूजन मतलब एफ ना, वेपराइजेशन वीएपी, सब्लिमेशन एसयूबी। बोलते रहो तो सही है, चुप हुआ तो फ्लैट। हम्म। क्या हुआ?
हो गया? अब ये देखो, सम फेमस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपिक चेंज, जैसे एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड, इन सबसे क्वेश्चन आता है रिलेटेड। हाँ, ग्रेफाइट के जो कार्बन के एटम होते हैं मोर ऑर्डरली अरेंज होते हैं, सॉरी लेस ऑर्डरली अरेंज होते हैं, और जबकि इसके कैसे होते हैं, डायमंड के ज्यादा कंजेस्ट होते हैं, राइट ना? इसीलिए यहाँ पे देखो sp2 होता है ना, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है, इसके लिए एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है ग्रेफाइट। इन रस्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी इंक्रीजेस, जब रस्ट लगता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। NH4Cl प्लस एक्वस, राइट है ना? NH4 प्लस बनाएगा यहाँ पे, हाँ, ये हो जाता है NH4 प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट ना? और ये Cl माइनस हो जाता है, ठीक है? इन दिस प्रोसेस NH4 प्लस एंड Cl माइनस ions are free to move in solution, whereas they are not free to move in the solid state, right? Hence delta S is positive for this type of dissolution process. यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे एक्वस एक्वस हो गया, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी इसकी, बढ़ गई, ठीक है? On heating of HCl in the aqueous solution of the Ag ion, entropy decreases due to the precipitation of what, AgCl. On boiling of egg, अब आपको पता है ना, denaturation of the protein occurs, thus the entropy is what, increases. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मली आप बोलोगे, देखोगे बॉइलिंग ऑफ एग बोलोगे तो लिक्विड से सॉलिड हो गया, मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, देखो प्रोटीन में तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसा स्पाइरल कर लेता है अपने आप को, राइट, या फिर ऐसा होता है साइड वाइज। और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है पूरा, ऐसा 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 सब इसमें होते हैं मिक्स, हाँ, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। इसी को और कॉम्प्लिकेट कर दिया तो क्वार्टरनरी हो जाता है। तो ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आकर के आपस में एक दूसरे के साथ डम कर देते हैं, राइट ना, पैक हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, गैप नहीं होता बराबर से, और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे। लेकिन जैसे ही इसको मैं हीट करता हूं तो ये सारे बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, सब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट ना? तो इनके अंदर गैप ज्यादा आ जाएगा, मूवमेंट ज्यादा होने लगेगी। तो एंट्रोपी इज व्हाट, इंक्रीजेस, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज लॉन्ग फ्लेक्सिबल, राइट है ना, एंड गेट अनकॉइल्ड, जो कॉइल्ड होता है वो अनकॉइल्ड हो जाता है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो गया इसका, डिक्रीजेस। अनकॉइल्ड फॉर्म हैज द मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री, more ordered arrangement, thus entropy is what, decreases। तो स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि क्वाइलिंग कैसा होता है, ये देखो ना, यहाँ पे मैंने इसको बोला क्वाइलिंग हो गया है, अब इसको मैंने खींच दिया तो अनक्वाइल्ड हो गया, तो ऑर्डर्ड हो गया, राइट ना, एंट्रोपी डिक्रीज। देखो जल्दी से फटाफट, ये मस्त एग्जांपल है। बट वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में हो रहा है ना, फिर वो आपस में रैंडमली मोशन करने लगे पूरा का पूरा। रस्ट लग रहा है मतलब क्या हो रहा है, Fe जो होगा, आयन के जो, आयन का जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके रिलीज करके Fe प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो वहां से छोड़ दिया ना अपना क्रिस्टल। यस, यस, 5 बॉन्ड से, एक लेयर दूसरे लेयर से, पी ऑर्बिटल 5 बॉन्ड से। एक लेयर दूसरे लेयर पे हमेशा वंडरवॉल फोर्स से आता है, और वहां पे जो आपस में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स।
तू लिख नहीं रही आलसी लड़की। हम्म। हाँ तो इंक्रीज तो हो रहा है एंट्रोपी। डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बॉन्ड से बने हो ना। देखो, जब यहाँ पे ये सब बहुत सारे बॉन्ड है इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड है, राइट। इससे बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगा। हो गया। अब टोटल एंट्रोपी चेंज इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। हो गया। यहाँ पे देखो, टोटल एंट्रोपी चेंज इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है, तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, विथ ईच अदर। तो लेट अस सिस्टम रिलीज Q हीट टू द सराउंडिंग एट द टेम्परेचर T। तो सिस्टम का अगर रिलीज कर रहा है तो सिस्टम के लिए Q क्या हो जाएगा? माइनस, और सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? प्लस। तो टोटल क्या हो जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऐड करते क्या हो जाएगा? टोटल जीरो। अंडरस्टूड? तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो। और वही एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा? देखते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके लिए जीरो हो रहा है।
नहीं, ई रिवर्स में कैसे होगा? यहाँ पे T1 T2 चेंज हो रहा है ना, T1 T2 यहाँ पे अलग हो जाएगा ना। समझा क्या? तो टोटल डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा इफ T1 इज ग्रेटर देन T2। समझा ना कॉन्सेप्ट? हो गया? ये हो गया। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, बट T1 ग्रेटर देन T2 से तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ना। ये T1 टेम्परेचर पे क्यों निकल रहा है यहाँ से, राइट ना, और इसको दे रहा है जो T2 टेम्परेचर पे क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस से प्लस है, बट ये T1 T2 अलग है ना। तो अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो टोटल डेल्टा एस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यही जो स्टेटमेंट लिखा है यही होता है अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस पे दिया गया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? हाँ, सेकेंड लॉ। और सारे स्टेटमेंट है बट ये भी आ जाता है इसमें। इसके लिए मैंने लिख दिया है।
नहीं, हो गया, गुड, बेस्ट। चलिए आगे। लिक्विड में पीछे जा रहा हूँ, है ना? सुनो, ये समझा ना? डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल जीरो इट इज व्हाट एट इक्विलिब्रियम। देख लिया ना? कुछ सम्स इससे रिलेटेड देख लो, पहले समझ लेते हैं इसको। जैसे एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू द स्टीम is 40.8 kilojoule per mole at the 373 Kelvin. Calculate delta S for the process. कैसे करेंगे? अब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन हो गया ना, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी। तो वेपराइजेशन है 40.8 किलो जूल पर मोल, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर दिया है, आ जाएगा। क्या बात है, सिंपल। Calculate the change in entropy of the fusion 1 mole of ice. The melting point of ice is 273 Kelvin and the molar enthalpy of fusion ice is what 6. तो वही हो जाएगा। ऐसे इसका है enthalpy of vaporization of the liquid diethyl ether is 26 kilojoule per mole at its boiling point is 35 degrees Celsius. Calculate delta S for the conversion of liquid to vapor and vapor to liquid at 35 centigrade. तो पहले हम लोग वेपराइजेशन कर लेंगे यहाँ पे, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। समझा ना? हाँ डेफिनेटली। ये वाला देखो, which of the following process are accompanied by the increase in entropy? बताओ मुझे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द आयोडीन इन द सॉल्वेंट, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक्वस में, तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना भाई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा क्या है, HCl इज एडेड टू द AgNO3। अब देखो HCl अगर AgNO3 में ऐड हो रहा है तो क्या होगा, HCl जब होगा AgNO3 में तो AgNO3 क्या बना देता है, Ag प्लस और NO3 माइनस, और इसकी एफिनिटी Cl के लिए बहुत ज्यादा होती है, इमीडिएट AgCl का क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट। ये डिक्रीज हो गया एंट्रोपी। तीसरा है द partition removed to allow two gases, दो गैसेस को अगर हमने मिक्स कर दिया तो एंट्रोपी बढ़ गई। सही है ना? अरे यस। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो मैंने आपको बताया, इसके स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, ठीक है, फिर गिब्स एनर्जी की बात कर लेंगे हम लोग। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, इट स्टेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। All natural process in universe are irreversible process or natural process or spontaneous process. Due to the spontaneous process, entropy of universe is increases continuously. Entropy of an isolated system is what? Always positive. यही तो बताया मैंने, बोलो ना हाँ। Gibbs energy मैंने बताया ना, Gibbs energy defined as the constant temperature and pressure to predict the spontaneity of the process. Gibbs energy is the thermodynamic quantity which is used to measure the capacity of the system to the use work, right? Gibbs energy is that part of the total energy of the system which can be converted to the useful work.
The terms Gibbs was introduced to explain the criteria of spontaneity in the term of system. ये सारी बातें हम लोग करेंगे, पहले ये लिख लो सेकंड नाउ। आज बहुत लिखा रहा हूं मैं। वो न्यूमेरिकल था, वो न्यूमेरिकल था। विश्वास ही नहीं हो रहा इसको, खुश हो जाए। जाओ जाओ धो के आओ, फिर बताता हूँ मैं। पाप धो के आओ। पाप धो के आओ हरिद्वार में, बाबा रामदेव से मिल के आओ पतंजलि योग पीठ में, वहीं से अयोध्या चले जाओ। कौन? क्यों? तो हरिद्वार में नहीं होगा ठंड? हरिद्वार में घर के अंदर रहना है। और अच्छा, ये भी सही है। तो तू घर के अंदर जा रही है हरिद्वार? नानी के घर जा रही है हरिद्वार, क्या फायदा है तुम जाके? ओ माय गॉड, मुझे चला लगा घूमने जा रही है। नैनीताल इस समय? अरे नैनीताल मुझे भी जाना था। नहीं, अच्छी जगह है, मुझे काम है कुछ। नैना मंदिर में जाना है। नैना मंदिर है वहां पे बहुत फेमस। नहीं जाना मुझे। या देख के तेरे मामा के घर के नजदीक हो तो मैं जाऊंगा फिर वहीं पे। नहीं जाऊंगा, जाने दो। एक बार हरिद्वार बोल रही, एक बार बद्रीनाथ बोल रही, एक बार केदारनाथ बोल रही है भाई वहां से। ये खुद बनारस की है, इसकी नानी हरिद्वार की है, मामा बद्रीनाथ के है, सारे धाम तो ले चुके हैं लोग। बचा क्या अभी? तिरुपति मुझे भी जाना तो है। मैं जाता हूँ भी तो बस केरला जाता हूँ। केरला जाके आ जाता हूँ। सबरीमला, सबरीमला टेम्पल जाता हूँ। हाउस बोट तो नहीं यार, सबरीमला जाता हूँ। सबरीमला बहुत फेमस। वहां पे सिर्फ जेंट्स जाते हैं ना, लेडीज नहीं जाती। अभी कितना प्रोटेक्ट चल रहा था ना इसके लिए। स्वामी शरण। चलिए, हो गया बेटा। गिफ्ट तो जल्दी से। क्या? हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स व्हाट? नहीं होगा। तो अगर उस सिस्टम में एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, सपोज एनर्जी कांस्टेंट है, राइट ना? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ेगी उसकी। बस इतना ही करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे। क्या हुआ? क्यों रो रही है तुम्हारी बस? अरे ने बात है। तो बैठो ना, कौन से जंगल में हो? हरिद्वार की पहाड़ियों में घूम रही हो? घर में हो ना, ठंडी लग रही है। हम्म?
तुम लोग को क्रिसमस की छुट्टी है यहाँ पे? किस काम की? छुट्टी मिलता नहीं मुझे। हम्म। हो गया ये? अब देखो यहाँ पे, सिंस एनर्जी यूजफुल वर्क एंड रैंडमनेस एनर्ट्रॉपी, क्या हो गया? H इक्वल टू G प्लस TS, या फिर कहेंगे G इक्वल टू व्हाट? H माइनस TS. So the function that takes both enthalpy and entropy of the system into account is called what? Gibbs energy. So Gibbs energy is an extensive property, state function. और अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनली फार्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. ठीक है, याद रख, लिखो जल्दी से फटाक से, लास्ट बस जल्दी कर लो. हाँ तो 10 को ना 5 मिनट है ना, जल्दी लिख. दिल है कि मानता नहीं. हम्म.
क्या बोला है? पिल्ले हो ना तुम? हूँ ना सर। हाँ वो रहती है, वो रहती है। जल्दी को जल्दी को। ओके बेटा, बस बस बस। ओके बेटा, हो गया होगा। हाँ क्या? हम्म, एक मिनट है ना। मैं खुद ही थक गया। नहीं अभी बस रुक जाऊंगा मैं। बस इसको बाद में करेंगे, लगता है ना। ये बाद में करेंगे बस, पहले ही बस।